वेलकम बैक। आपके सवालों के जवाब अब शो में शामिल करेंगे। हमारे साथ विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट पंकज मटवाल, एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स जुड़ गए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और शिवशंकर जी मेरे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। शिवशंकर जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्कार मैम, मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मध्य प्रदेश से। जी बताइए मैम। सर, आपने कुछ डिटेल्स अपने म्यूचुअल फंड्स को लेकर मुझे दे रखी है। निपॉन का लार्ज कैप है, आईसीआईसीआई का फ्लेक्सी कैप है, पराग पारिक का कौन सा फंड है सर? हम फ्लेक्सी कैप है। फ्लेक्सी कैप है। कोटक का मिड कैप है, क्वांट का स्मॉल कैप है, मोतीलाल का लार्ज और मिड कैप है, निपॉन का स्मॉल कैप है। और ये बताएं आप कि आपको जो है 6 फंड्स तो आपने डाले हैं और सभी आपने उम्दा फंड्स भी पोर्टफोलियो में डाल रखे हैं। जो आप जी 20,000 के एसआईपी कर रहे हैं सर, कितने सालों तक आपको करनी है? मैम 10 साल करना है। ठीक है, 10 सालों के लिए। ठीक है। निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप में आप कितने की एसआईपी कर रहे हैं? अच्छा, इसमें तो एसआईपी अभी बंद कर दी है। अच्छा, बंद कर दिए मैम। हाँ हाँ। तो मैम ये फंड कैसे है, ये तो मैं जानना चाह रहा था। सर, कोई खास लक्ष्य बंधा है क्या इन म्यूचुअल फंड्स इन फंड्स के साथ, इस निवेश के नहीं मैम। साथ? मैम फंड तो ये लक्ष्य तो नहीं है ऐसा कोई। बस आपका शो हाँ। देखकर मैम एक मतलब इच्छा जागी और निवेश मतलब करने का मन में विचार आया। और अच्छा मैम मैं आपके शो का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके शो के जी, माध्यम से मैम हमको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होती है। आपका और धन्यवाद सर। आप हमें देखते हैं और आपने कुछ सीखा निवेश के बारे में और अपना पोर्टफोलियो भी बनाया, तो अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं हम आपकी आर्थिक ज़िंदगी में उसको आगे बढ़ाने में काम आए हैं। तो आपका धन्यवाद। चलिए, तो कोई लक्ष्य आपने बांधा नहीं है, 10 साल आप निवेश करना चाहते हैं। जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि लक्ष्य बांधना कितना ज़रूरी होता है। जो फंड्स आपने लिए हैं वो शायद हमारे शो पर जो रेकमेंड हुए होंगे वही आपने नोट डाउन करके अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर दिए हैं, जो बहुत हमारे ऐसे दर्शक करते हैं। तो क्यों ऐसा नहीं भी करना चाहिए, आपको समझाएंगे। तो जी पंकज जी, आपके पास मैं आती हूँ। पंकज जी, अक्सर हम कई बार बहुत सारे शोज़, क्योंकि हम इतने सालों में कर चुके हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सवालों में कुछ नयापन नहीं होता है। इनफैक्ट जो बात होती है वो है एक कॉमन थ्रेड। तो पिछले कुछ दिनों में जो लगातार हम शोज़ कर रहे हैं, बहुत सारी कॉमन चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ तो फंड्स का सिलेक्शन ही है जो सामने आ रहा है। और एक ये बात, क्योंकि शिवशंकर जी ने भी कही है, बहुत दर्शक भी पहले कहते आए हैं कि शो पर जो आपके फंड्स रिकमेंड होते हैं ना, उन्हीं को ही हम अपने पोर्टफोलियो में डाल देते हैं, क्योंकि उनका निवेश बहुत पुराना नहीं होता है, अभी 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 शुरू किया हुआ होता है, और सारे शोज़ को ही देख के उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में फंड्स डाल दिए होते हैं। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है पंकज जी कि जब भी हम कोई फंड्स को रेकमेंड करते हैं शो पर, वो उस दर्शक के लिए होते हैं। हालांकि बाकी उसके इर्द गिर्द की जो समझाइश होती है, जो आपको समझना होता है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर और फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, वो सीख कॉमन हो सकती है। लेकिन फंड का सिलेक्शन जो है उस दर्शक के जोखिम को देखते हुए, उनके फाइनेंशियल प्लान को देखते हुए, गोल्स को देखते हुए किया जाता है। बहरहाल, तो शिवशंकर जी ने भी कुछ ऐसा ही किया है पंकज जी, ठीक है। अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा इनके पोर्टफोलियो को छाट देते हैं, क्योंकि इन्होंने टॉप क्वालिटी के सारे मार्केट कैप के फंड्स डाल रखे हैं पोर्टफोलियो में। बिल्कुल, कविता जी नमस्कार। आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों बातें बिल्कुल सही है। एक तो गोल यहाँ पर देखेंगे तो शिवशंकर जी ने गोल सेट नहीं किया, हालाँकि अभी कहा कि 10 साल निवेश करना चाहते हैं, लेकिन आप हमेशा तय कीजिए कि किस चीज़ के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है और कितने समय में वो गोल अचीव होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, कविता जैसा आपने कहा कि स्कीम का सिलेक्शन, देखिए स्कीम का अच्छा होना एक बात है, लेकिन दूसरी बात ये है कि क्या वो स्कीम आपके गोल के हिसाब से सूटेबल है या नहीं है? आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है? उसके हिसाब से सही रहेंगी या नहीं रहेंगी? और समय-समय पर ये भी ज़रूरी है समझना, हालाँकि हम कहते हैं कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ हो, लेकिन उसका एलोकेशन कितना हो परसेंटेज वाइज़, वो भी समय-समय पर आपको देखना होता है, ये भी ज़रूरी है। तो इस हिसाब से अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो स्कीम सिलेक्ट की गई है, बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अम, अब ये है कि डाइवर्सिफिकेशन भी है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप में एलोकेशन है, इक्विटी की बात की जाए और बात कर रहे हैं 10 साल की, तो 10 साल के हिसाब से मैं कहूँगा कि एलोकेशन अच्छा है। तो बहरहाल आप यहाँ पर टिके रहें, कोई बात नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर ये बात मालूम चले कि आपका गोल किस तरह का है, बच्चों की एजुकेशन है, तो
तो थोड़ा रिस्क कम लिया जाता है। लेकिन जब बात होती है कि बाहर घूमने जाना है, तो रिस्क ज़्यादा लिया जा सकता है। तो ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर 10 साल की बात कर रहे हैं, तो करीब-करीब 50 लाख, 60 लाख के आसपास आप इकट्ठा कर पाएँगे 10 साल में। जो आपने लमसम अभी तक इकट्ठा किया है वो, और प्लस आपके 20,000 रुपीज़ पर मंथ की जो एसआईपी चल रही है, उसके हिसाब से यदि मैं 15 साल की भी बात करूँ, तो तब आपके करीब 12% के हिसाब से 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो पाएगा। और यदि आप स्टेप अप कर लें, इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। हर साल जो भी पॉसिबल हो 7%, 10% से आप अपने निवेश को बढ़ाते रहें, तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, ये ज़रूर करें। और जैसा मैंने कहा कि इस वक़्त पर स्कीम जो है अच्छी हैं, समय-समय पर पोर्टफोलियो को रिव्यू करें और अपना जो भी गोल है, उसके साथ में इसे अलाइन करें, तो आप अपने गोल को ज़रूर अचीव कर पाएँगे। मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक शिवशंकर जी आपको एक प्रोसेस आगे बढ़ने का बता दिया है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लान तो यहीं तक आपका सीमित नहीं रहेगा। हो सकता है आने वाले वक्त में आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ें और आप भी आपको निवेश करना पड़े। तो कुछ बुनियादी बातें हैं जो आपको पंकज जी ने बताने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हो। कोई और सवाल पूछना है? एक सवाल पूछना चाह रहा था मैम, ये निप्पॉन जी इंडिया स्मॉल कैप में जो 1 लाख रुपए जमा होगा, इसे रिडीम करना चाहिए या मैम उसी में निवेशित रहना चाहिए अभी? सर, कोई ज़रूरत है क्या पैसों की? नहीं मैम, अभी तो कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर पंकज जी, बड़ा सवाल तो सबका यही है कि मिड कैप स्मॉल कैप में जो मुनाफा दिखाई दे रहा है, तो मुनाफे से तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन डरते भी हैं, क्योंकि इतना मुनाफा कहीं घाटे में तब्दील ना हो जाए। तो क्या मुनाफा बांध के किसी और लार्ज कैप में, और क्योंकि इनके पास एक पराग का फ्लेक्सी कैप है जो कि लार्जली लार्ज कैप ओरिएंटेड भी है, तो क्या उसमें डाल दें मुनाफे को थोड़ा देखिए, सा? इनके पास निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड भी है और प्लस पारंपरिक हाँ फ्लेक्सी कैप फंड भी है। तो हाँ लार्ज कैप हाँ एलोकेशन है, बिल्कुल प्रॉफिट बुक हाँ। किया जा सकता है, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है आपको, पुराना निवेश है आपका। थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और थोड़ा वहां पर रख भी सकते हैं, क्योंकि अगर लंबा नजरिया है आपका, 10 साल की बात कर रहे हैं, तो यदि थोड़ा फ्रैक्शन भी आता है तो 10 साल में तो फायदा होगा, बट बेशक यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक किया जा सकता है। अच्छा पंकज जी, मान लीजिए कोई प्रॉफिट अगर नहीं बुक करता है, इनका नजरिया तो 10 साल का है ना, तो क्या बहुत ज्यादा घाटा हो जाएगा क्या? बिल्कुल प्रॉफिट गायब हो जाएगा क्या? नहीं, देखिए, अगर नीचे भी आता है तो 10 साल में तो ऊपर जाएगा मार्केट, और स्मॉल कैप भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन निवेशक क्योंकि कई बार ये सोचते हैं, और साइकोलॉजिकली ये खराब भी लगता है जब आपका पैसा बढ़ गया और फिर अचानक कम हो जाए। तो अगर आप थोड़े डिसिप्लिन्ड हैं और समझते हैं कि यदि इस वक़्त पर प्रॉफिट बुक किया, तो करेक्शन में फिर आप दोबारा इन्वेस्ट करेंगे, तब आप ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि अगर प्रॉफिट अभी बुक हो गया और फिर आप स्मॉल कैप में शायद नहीं एंटर कर पाएँ, तो नुकसान भी हो सकता है। तो इस हिसाब से यदि आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मैंने अगेन कहा, एक कोई एक जैसा रूल नहीं है सबके लिए। लंबी अवधि है, आप बने रह सकते हैं। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि इस वक़्त पर थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जाए और फिर उसके बाद 6-7 महीने बाद, साल भर बाद, जब वैल्यूएशन थोड़ी ठीक हो जाए, उसके बाद स्मॉल कैप में फिर बढ़ा देंगे आप, एसआईपी की अमाउंट को बढ़ा देंगे, तो ऐसा भी किया जा सकता है, ये आपको डिसाइड करना होगा। बट एक बात तय है कि यहाँ पर अगर अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो आप इस हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं होगा। लेकिन दोबारा से आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट को फिर से स्मॉल कैप में बनाना भी होगा। हैं नितिन अरोरा साहब मेरे साथ फोन लाइन पे हैं, जो सवाल रखेंगे विश्वजीत जी के लिए। नमस्कार नितिन, क्या हालचाल? नमस्कार। बढ़िया मैडम। नमस्कार सर। कहाँ नमस्कार से मैडम। बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं करनाल हरियाणा से बात कर रहा हूँ। करनाल हरियाणा से। चलिए, अच्छा लगा, आपका जो पोर्टफोलियो है ना, वो आपने काफ़ी डिटेल में भेजा है, अपने सारे लक्ष्यों को आपने मेंशन भी किया हुआ है, और मार्केट कैप के हिसाब से आपने फंड्स की सिलेक्शन को भी डिवाइड किया हुआ है। 40,000 की आपकी एसआईपी है, बेटी की पढ़ाई के लिए 11 साल, और शादी 20 साल, खुद का रिटायरमेंट भी 20 साल, और ईपीएफ और एनपीएस में आपका कंट्रीब्यूशन तो चल रहा है। फ़ंड को हम रिव्यू करते हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे ये बताइए कि यस मैडम। कॉर्पस आपने मुझे नहीं बताया है, तो 11 साल के बाद बेटी की पढ़ाई के लिए कितना इकट्ठा करना होगा? 1 करोड़ रुपए चाहिए मैडम मुझे 11 साल बाद बेटी की पढ़ाई के लिए। ठीक है। अभी बेटी मेरी 6 साल की है, और अभी जो मेरे म्यूचुअल फंड्स टोटल अभी वैल्यू जो है, वैल्यूएशन मार्केट, वो लगभग 47-46 लाख का है अभी का ठीक है। मार्केट ठीक वैल्यूएशन है। जो है मेरे ठीक पोर्टफोलियो का। ठीक
ठीक। और लगभग 2016 से मैंने स्टार्ट किया, 3000 एसआईपी से स्टार्ट किया था मैडम, जी। एचडीएफसी मिड कैप में। अभी मैं उसको इंक्रीज कर करके 40,000 पर मंथ अभी मेरा मंथली इन्वेस्टमेंट है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपने ग्रेजुअली अपनी एसआईपी को स्टेप अप किया है, निवेश की राशि बढ़ाई है। तो 11 साल के बाद 1 करोड़, 20 साल के बाद, 20 साल के बाद देखिए 2 गोल एक साथ आ रहे हैं, पढ़ाई और आपकी बेटी की शादी और रिटायरमेंट। तो यस बताइए मैडम, कितना कॉर्पस चाहिए होगा? बेटी की शादी के लिए मुझे लगभग 75 लाख चाहिए ओके, और रिटायरमेंट के लिए मुझे 5 करोड़ चाहिए। ठीक है। नितिन, आज की तारीख में 75 लाख बोल रहे हैं आप। 20 साल के बाद 75 लाख नहीं रहेंगे। यस मैडम, वो थोड़ा मैं जानता हूँ, कैलकुलेशन किया है। जो मैंने हाँ, कैलकुलेशन किया है उसके चलिए, अकॉर्डिंग 75 टू 1 करोड़ का मेरा गोल है तो मैं बेटी दोनों ही की लक्ष्यों मैरिज के के लिए लिए। एक 1 सीआर पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, और 5 आपके रिटायरमेंट के लिए पकड़ के चलती हूँ। यस उसी हिसाब से हम कैलकुलेशन लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से भी। बहुत बढ़िया। यस मैम। ओके, विश्वजीत जी बताइए कैसे शुरू जी, करेंगे इनकी बिल्कुल। फाइनेंशियल प्लानिंग? जी, कविता जी, मैंने भी कुछ ऐसे ही लक्ष्य इनके लिए सोचे थे कि इनकी जो डॉटर की एजुकेशन है, जो अभी 6 वर्ष की है, 11 वर्ष बाद जब वो 17 साल की होंगी, हायर एजुकेशन के लिए उनको 50 लाख आज की तारीख में और 11 साल बाद 1 करोड़ रुपया चाहिए होगा। उसके लिए इनको करीब-करीब 37,000 की एसआईपी की आवश्यकता होगी। जो इनका प्रेज़ेंट कॉर्पस है 46 लाख, मैंने उसको भी काउंट नहीं किया क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन मोटा-मोटी 37,000 की एसआईपी उसके लिए पर्याप्त रहेगी अगर वो 1 करोड़ का लक्ष्य चाहते हैं 11 वर्ष के बाद पढ़ाई के लिए। दूसरा जो 2 लक्ष्य इकट्ठे आ रहे हैं, जो इनका रिटायरमेंट है और दूसरा इनकी डॉटर की शादी, तो वो 20 साल बाद है, तो उसमें करीब क्योंकि लंबा समय मिल जाता है, तो डॉटर की शादी के लिए इनको करीब-करीब 17,300 की एसआईपी चाहिए होगी। अगेन मैं उसको 1 करोड़ का लक्ष्य मान के चल रहा हूँ, डॉटर की मैरिज के लिए। और जहाँ तक कि इनके रिटायरमेंट का सवाल है, बिल्कुल 5 करोड़ का लक्ष्य इन्होंने इन्फ्लेशन एडजस्ट करके रखा हुआ है। करीब-करीब अगर 1 लाख का खर्च है आपका आज का, महीने का मंथली एक्सपेंस, तो आज की तारीख पे 2 करोड़ और 20 वर्ष बाद करीब-करीब 5 करोड़ 30 लाख चाहिए होंगे। तो 5 करोड़ का अगर लक्ष्य लेके चलते हैं, क्योंकि इन्होंने ईपीएफ और एनपीएस में भी निवेश किया हुआ है, तो मोटा-मोटी वहाँ से हमें 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। 4 करोड़ के लिए इनको फिर से 40-42 हज़ार की एसआईपी करनी पड़ेगी रिटायरमेंट के लिए। मैंने प्रेज़ेंट कॉर्पस काउंट नहीं किया, वो भी उसमें मदद करेगा और काफ़ी हद तक एसआईपी के अमाउंट को कम करेगा। लेकिन ये करीब-करीब 50,000 की एसआईपी जो कर रहे हैं ईएलएसएस जोड़ के, उसको अगर 10% से अगर हर साल इंक्रीज़ करते जाएँ, तो भी ये अपने गोल के जितने गोल्स इन्होंने रखे हुए हैं, उसके काफ़ी हद तक करीब पहुँच जाएँगे। तो ये तो था उनका गणित। दूसरा कविता जी, जो इन्होंने पोर्टफोलियो बना रखा है, बिल्कुल अक्रॉस मार्केट कैप्स है, लार्ज कैप भी ले रखा है, मिड कैप भी ले रखा है और स्मॉल कैप भी ले रखा है। इसके अलावा इनके पास 2 ईएलएसएस फंड भी हैं। तो मेरी ये सलाह रहेगी, इसमें इनके पास एक डीएसपी स्मॉल कैप है, क्योंकि स्मॉल कैप का पोर्शन भी काफ़ी अधिक है, तो उसको चेंज करके ये निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में चले जाएँ, तो इनको अक्रॉस मार्केट कैप का भी लाभ मिलेगा और थोड़ा-सा स्मॉल कैप का एक्सपोज़र भी कम हो जाएगा। इसके अलावा जो ईएलएसएस के लिए ये एक्सिस ईएलएसएस फंड में निवेश कर रहे हैं, मैं उनको सलाह दूँगा कि वो अपनी एसआईपी वहाँ पे रोक दें और इसके बजाय एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो भी वो भी ईएलएसएस फंड है, उसमें शुरुआत कर दें, तो इनको अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे और परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी है। एक्सिस ईएलएसएस की परफॉर्मेंस थोड़ी-सी अभी ठीक नहीं चल रही है। तो ये 2 छोटे-छोटे बदलाव कर लें और जो एसआईपी का लक्ष्य है, वो कोशिश करें हर वर्ष 10% बढ़ाते जाएँ, तो इस तेज़ी से चलेंगे तो करीब-करीब अपने सारे गोल्स को आराम से हिट कर पाएँगे। चलिए, नितिन, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप विश्वजीत जी को? सारा आपका मेरे ख्याल से क्लैरिटी तो दे दी है उन्होंने, बट फिर भी कोई आपके यस मन में मैडम, सवाल यस मैडम। पूछिए ना। मेरे 2 क्वेश्चन पूछिए है मैडम। एक तो जो जी। 46 लाख का अभी कॉर्पस है, वो कितना हो हम्म, जाएगा आज से 15 से 20 साल जब मेरा गोल आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हम्म, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी या एक्सिस ईएलएसएस में ऑलरेडी मैं एसआईपी बंद कर दिया है, और हम्म, लेकिन उसमें जो अमाउंट है वो वैसे ही पड़ा हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं नया फंड लेने की बजाय डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर जो है, क्या उसी में ही अमाउंट इंक्रीज कर सकता हूँ? क्योंकि वो भी मुझे हम्म। अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है। और अभी ओके, जो मेरा परफेक्ट। पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया, अभी का हम्म, पोर्टफोलियो मेरा, अगर मैं सीएजीआर उसका एक्सआईआरआर देखूं तो लगभग 20% का मुझे एक्सआईआरआर अभी मिल रहा है, 19-20 राइट, परसेंट। राइट। ओके, आई थिंक विश्वजीत जी एक एक करके जवाब दीजिएगा।
जी, बिल्कुल नितिन जी, सबसे पहले तो जो आपने बोला कि आपका एक प्रेज़ेंट कॉर्पस है वो आपने लिखा नहीं था, तो इसलिए कैलकुलेशन तो नहीं है, लेकिन मोटा-मोटी अगर आप 20 साल के लिए रखते हैं, तो मोर मोर और लेस 3 करोड़ से ऊपर का कॉर्पस बन जाएगा, अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपके पास 2 ईएलएसएस फंड हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको 2-3 ईएलएसएस ही होने चाहिए। आप डीएसपी ईएलएसएस फंड में कंटिन्यू कर सकते हैं। वही जो एक्सेस ईएलएसएस से आपने एसआईपी रोकी है, वो सेम अमाउंट आप डीएसपी ईएलएसएस में कंटिन्यू करें। और जो एक्सेस ईएलएसएस में जो कॉर्पस पड़ा है, जब उसके 3 वर्ष पूरे हो जाएँ, आप वहाँ से रिडीम कर सकते हैं और फिर कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 3 साल का पीरियड आपको ईएलएसएस में देना पड़ेगा और एक ईएलएसएस से भी बहुत अच्छा काम चल जाएगा और आपका जो प्रेज़ेंट कॉर्पस है, वो भी 12% का सीएजीआर लेके चलें और अगर हम उम्मीद करते हैं 6 वर्ष में डबल हो जाता है, तो 18 वर्ष में करीब-करीब 3 साढ़े 3 करोड़ का कॉर्पस उसमें आराम से बन जाएगा। तो एक अच्छा रिटायरमेंट की प्लानिंग उससे भी आपकी हो जाएगी। ऑल द बेस्ट नितिन। और इसी के साथ एक झटपट ब्रेक के लिए भी हम रुक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए, और साथ ही आपके सवाल भी आप पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल छोड़िए। वेलकम बैक। आप देख रहे बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। आपके सवालों को जवाब हम शो में दे रहे हैं, जहां पर लाइव सवाल भी हम ले रहे हैं व्हाट्सएप पर, और यूट्यूब के सवालों के भी जवाब दे रहे हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, तरुण गिरी का सवाल लेंगे। पंकज जी, सवाल आपके पास होगा। और इनके पोर्टफोलियो में 3 फंड्स हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी 2000 की एसआईपी, निपॉन का स्मॉल कैप है इनके पास 1000 रुपये की एसआईपी, एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी 1000 की एसआईपी, और जो निवेश करने का ड्यूरेशन है 23 साल ये बता रहे हैं। 23 साल में ये कितना इकट्ठा कर पाएंगे अगर इसी अमाउंट को ये इन्वेस्ट करते हैं तो? देखिए, यदि अगेन हम 12% के सीएजीआर पर कैलकुलेट करते हैं, हालांकि इस समय बहुत लंबा है और आप उम्मीद कर सकते हैं इससे बेहतर रिटर्न्स आपको मिल पाए, लेकिन हम 12% के हिसाब से यदि कैलकुलेट करते हैं तो करीब 53 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं 23 साल में, क्योंकि आप 4000 की एसआईपी कर रहे हैं। और कविता, आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था पहले प्रश्न के उत्तर में कि इतने लंबे समय की बात हो तो फिर आपको इन्फ्लेशन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 53 लाख आज बहुत लगते हैं, लेकिन 23 साल के बाद तो इसकी वैल्यू इससे 1/4 या उससे भी कम हो जाएगी। तो ये जरूरी है कि समय के साथ निवेश को बढ़ाना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर जो आपके पास स्कीम है, और उनको मैं कहूंगा कि उन्होंने कहा था आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड, ये स्कीम बेसिकली अब नाम चेंज होके आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड हो गई है। स्कीम अच्छी है, सभी स्कीम सही है, यहाँ पर बड़े रह सकते हैं। एक ही चीज जरूरी है कि यदि 23 साल की बात हो रही है तो निवेश को आपको बढ़ाना होगा अभी भी, और समय के साथ जितना हो सके बढ़ाते रहें। ऑलराइट, चलिए, मेरे ख्याल से बेहतर होता अगर तरुण थोड़ा सा हमारे साथ फोन लाइन पर भी होते और डिटेल से हम इनको सलाह भी दे पाते, क्योंकि ये प्लानिंग भी ना पंकज जी फेजेस में शायद बदलनी पड़ती है। अभी तो इन्होंने 23 साल का लंबा अंतराल के लिए ये फंड्स चेक करा लिए आपसे, लेकिन अब हो सकता है कि जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, कुछ और भी चीज़ें होंगी लाइफ में, तो ऐसे में इन फंड्स को होल्ड करें कि नहीं करें? दूसरे फंड्स को अगर ऐड करना है तो वो किस तरह के फंड्स होने चाहिए? ये कुछ बुनियादी सवाल हैं मेरे ख्याल से जो रह जाते हैं, और अगर कॉलर हमारे साथ हो, दर्शक फ़ोन लाइन पर अवेलेबल हो, तो हम पूछ भी सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर 53 लाख और स्कीम्स आपकी अच्छी हैं, तो आपको ये कैलकुलेशन दी है पंकज जी ने। आगे बढ़ते हैं, मिंटू का सवाल मैं लूँगी। ये भी यूट्यूब पर सवाल पूछ रहे हैं, और इनको चाहिए 1 करोड़ रुपए। विश्वजीत जी, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, इनको बनना है करोड़पति, लेकिन 2040 तक, और उसके लिए ये बोल रहे हैं कि कितनी अमाउंट की एसआईपी इनको करनी होगी, और इन्हें जो है सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना है। और 3 एसआईपी के नाम, तो मैं सोच रही हूँ 3 फंड्स के नाम ये जानना चाहते हैं आपसे, और उसके मुताबिक जो है ये इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू करेंगे। मिंटू जी, फोन लाइन पर होते एक बार फिर से, तो और सवाल हम आपसे पूछकर क्लैरिटी ले लेते हैं, क्योंकि हालांकि इनकी अप्रोच मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है। विश्वजीत जी, पहले उन्होंने साल आंक लिया 2040, और 2040 तक मुझे चाहिए 1 करोड़, तो आप बताइए मुझे कितना निवेश करना होगा। तो खैर, शुरू करते हैं, बताइए।
बिल्कुल, जी, मिंटू जी करोड़पति बनना चाहते हैं तो अवश्य उनका मदद की जाएगी। अगर 1 करोड़ क्योंकि उन्होंने लक्ष्य टाइम पीरियड बिल्कुल डिसाइड किया हुआ है 2040 में, तो करीब-करीब 16 साल बनते हैं टाइम पीरियड के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से ₹18,000 की एसआईपी उनको शुरुआत करनी होगी अगर वो 1 करोड़ बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर ₹18,000 उनको ज़्यादा लगते हैं, तो वो ये भी कोशिश कर सकते हैं कि ₹10,000 की एसआईपी से स्टार्ट करें और हर वर्ष 10% का स्टेप अप करें, तो भी वो अपने 1 करोड़ के लक्ष्य पे आराम से पहुँच जाएँगे। जहाँ तक कि उनका सवाल है कि 3 एसआईपीज़ वो शुरुआत करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से कुछ एवरग्रीन फंड्स का हम चुनाव करेंगे, जैसे कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, यहाँ पे वो अपनी एसआईपी शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि उनकी एसेट एलोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड, जिसमें डेट, इक्विटी, कमोडिटीज़ और गोल्ड भी होता है, इसके अलावा रियल एस्टेट में भी कुछ पोर्शन इन्वेस्ट होता है, तो अक्रॉस एसेट क्लास भी निवेश हो जाएगा। और इसके अलावा तीसरा फंड जो मैं सजेस्ट करूँगा वो है निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड, जिसमें कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोज़र ऑटोमैटिकली आ जाता है। तो अक्रॉस मार्केट कैप, अक्रॉस एसेट क्लास इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा और मैं उनको ज़रूर सलाह दूँगा कि हर वर्ष वो एक बार अपना पोर्टफोलियो रिव्यू ज़रूर करें और इसके अलावा ₹10,000 से शुरुआत करेंगे और 10% बढ़ाते जाएँगे तो वो अपने करोड़पति के लक्ष्य तक आराम से पहुँच जाएँगे। ऑलराइट। मेरे साथ अरविंद गुप्ता जो हैं हमारे दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार हेलो, अरविंद गुप्ता नमस्कार। जी, जी, जी। कैसे हैं सर? सर, ठीक हूँ सर। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अभी चेन्नई से बात कर रहा हूँ। अच्छा, बताइए सर, आपको टैक्स सेविंग के लिए एलएसएस शुरू करनी है? यस सर। मैडम मुझे ओके। चालू करनी है एलएसएस फंड, तो मुझे 12,000 ओके। की चालू करनी है एलएसएस फंड में, जो कि टैक्स सेविंग के लिए मेरा ठीक। काम है। तो मैं वही सोचा जी कौन-कौन से फंड में मैं इन्वेस्ट करूँ? सर, अब के साल का हो गया बंदोबस्त? 31 मार्च तक का आपने कर लिया? जी, जी, उसमें जी, कोई कर लिया एलएसएस है? इसमें। जी, उसमें इलेक्शन में एक्चुअली 3 फंड में मैं डाला हूँ। उसमें एक में पारंपरिक टैक्स सेविंग में डाला हूँ और हाँ, पॉइंट में भी डाला हूँ और बंधन में भी डाला हूँ। तो और क्यों चाहिए? 3 है तो। लेकिन मैं तो इमरजेंसी करके मैं डाल दिया मैडम, लेकिन मुझे एक सही जानकारी मार्गदर्शक चाहिए कि मैं दो दो एल से चलाऊं, 3 एल से चलाऊं तो कौन सा एमसी का चलाऊं? देखिए, चलाना तो आपको एक ही चाहिए अगर आपको टैक्स का फ़ायदा ही उठाना है, तो अब आपने 3-3 कर लिए हैं। अब इसमें से किसको रोकें, वो बताते हैं। पंकज जी, 3-3 एलएसएस इन्होंने पैसे डाल रखे हैं और तीनों ही मेरे ख्याल से अच्छे हैं। बंधन बताया, पारंपरिक बताया और एक और कौन-सा बताया आपने, अरविंद जी? क्वांट 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 का और बताया। हाँ, समझ गई। क्वांट, पारंपरिक और ये दूसरा ये बंधन। बंधन का। ठीक है। अरविंद पंकज जी। देखिए अरविंद जी, तीनों स्कीम क्वांट, टैक्स सेवर, बंधन और पारंपरिक का टैक्स सेवर फंड, तीनों ही अच्छे फंड हैं। लेकिन जैसा कविता ने भी कहा अभी, 3-3 फंड्स की जरूरत नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना आईटीआर फाइल करते हैं तभी आपको फायदा है। अदरवाइज 80C के तहत छूट न्यू टैक्स रिजीम में मिलती नहीं है। तो ये भी आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको अगले साल क्या करना है, कि इस साल का जो करना है आपने कर लिया, अगर करना कुछ बाकी है तो इस वक्त होगा, उसी का आपको फायदा मिलेगा। तो बेशक यदि आप अगले साल की बात कर रहे हैं, तो अगले साल के लिए पहले डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन-सी टैक्स रेजिम सूटेबल रहेगी। और यदि ओल्ड टैक्स रेजिम सूटेबल है, तो आपके पास क्योंकि 3 स्कीम है, मैं कहूँगा इन तीनों में या तो आप आगे बढ़िए, इनमें से यदि 2 करनी है, हालाँकि तीनों ही अच्छी हैं, बट फिर भी यदि कहूँ तो आप क्वांट टैक्स सेवर को चूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी डायनामिक पोर्टफोलियो है इसका और साथ में पारंपरिक को रख सकते हैं। तो एक तरफ थोड़ा-सा वैल्यू स्टाइल हो जाएगी और एक तरफ थोड़ा डायनामिक एसेट वाली स्टाइल होगी, डायनामिक फंड मैनेजमेंट। तो इस हिसाब से 2 स्कीम को चुन सकते हैं और उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। नई स्कीम ऐड करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऑलराइट, अरविंद जी, क्लैरिटी मिल गई? अगर किसी एक के साथ जाना होगा तो कौन से एमसी के साथ मैं जाऊँ? अगर किसी एक के साथ जाना हो तो पंकज जी। एक काम कीजिए, लॉन्ग टर्म की बात है, पारंपरिक टैक्स सेवर फंड, उसके साथ आगे बढ़ सकते चलिए हैं। आगे बढ़ते हैं। मयूर गोरी का सवाल मैं लूंगी। सर नमस्कार, नमस्ते मैम। कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। थैंक यू, आपने मेरा क्वेश्चन लिया है। थैंक यू, आपने सवाल मैडम अपना भेजा हमें सर।
आपके फंड्स हाँ, मेरे पास हैं, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। HSBC वैल्यू, HDFC मिड कैप, कैनरा बैंक का इमर्जिंग इक्विटी, DSP मिड कैप, SBI मिड कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, निप्पॉन मल्टी कैप। 2015 से आप इस पोर्टफोलियो में हैं और ठीक है। तो अब ये बताइए, आपने कहा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एक्सिस ब्लू चिप भी है आपके पास, कितने समय तक और इन्वेस्ट कर पाएंगे? मैडम और कम से कम 10 से 15 साल। और 10 से 15 साल, बहुत बढ़िया। यस मैम। तो आपने धीरे धीरे इन फंड्स को जोड़ा है कि 2015 से लगातार आपने इन्हीं फंड्स में निवेश किया है? मैडम मतलब एक भी फंड मैंने आज तक बंद नहीं किया है। तो 2015, 16, 17, 18 हर साल कुछ ना कुछ करते जाता हूँ। और जब भी मुझे लगता है कि मेरे जो यूनिट्स है मार्केट उससे 10% क्रैक हुई है तो मैं टॉपअप भी डालते जाता हूँ। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। और कितना कॉर्पस इकट्ठा करना है? अभी मैडम मेरी म्यूचुअल फंड की टोटल वैल्यू अगर जो काउंट करने जाएंगे ना 28 to 29 lakhs म्यूचुअल फंड की मेरी वैल्यू है। और कॉर्पस मुझे 2 करोड़ के आजू बाजू कलेक्ट करना है। मैडम मेरा क्वेश्चन एक यही है कि मतलब DSP मिड कैप, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी और SBI स्मॉल कैप, ये 3 में मुझे अभी परफॉर्मेंस कम जैसा लग रहा है। तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ तो इसमें मुझे बने रहना चाहिए या स्विच करना चाहिए, वो मुझे पूछना था। एक टाइम था जहां पर आपने इनमें थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी आती हुई देखी होगी, है ना? यस मैम। चलिए, तो विश्वजीत जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, खासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर बहुत रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही है कि पिछले अगर हम एक दशक की बात करें विश्वजीत जी, तो अधिकतर मिड कैप स्मॉल कैप की एक्टिव स्कीम्स ने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है, ठीक है? और ऐसे में मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप कंसिडर करना चाहेंगे DSP मिड कैप और स्मॉल कैप को भी, जहां पर बाकी अपने पेयर्स के मुकाबले, बेंचमार्क के मुकाबले अंडर परफॉर्मेंस फिलहाल दिखाई दे रही है। ऑब्वियसली एक्टिव कॉल्स लेते हैं फंड मैनेजर्स, तो उनकी स्ट्रैटेजी और उनकी स्टॉक पिकिंग बहुत अलग होती है, लेकिन ये तो इनका नज़रिया तो 15 से 20 साल का है और लंबा है। तो ऐसे में इस अंडर परफॉर्मेंस के फेज़ को और गौर कीजिएगा, ये अंडर परफॉर्मेंस का फेज़ तब है जब सभी कुछ परफॉर्म कर रहा है ना? तो चिंता तो होना लाजमी है, क्या करें? जी, बिल्कुल कविता जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि अगर कोई फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो ज़रूरी है कि हमें उस फंड से स्विच कर लेना चाहिए किसी और अच्छे फंड में जो अपने बेंचमार्क को बहुत अच्छे डिस्टेंस से बीट कर पा रहा है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप निवेशित हैं, आप स्मॉल कैप से किसी और अच्छे स्मॉल कैप फंड में चले जाते हैं, तो और इसमें मेरे ख्याल में कोई यही पोर्टफोलियो रिव्यू है, इसी के लिए एक अच्छे सलाहकार की आवश्यकता भी होती है। तो जैसा बिल्कुल सर ने बताया कि मयूर गौरी जी ने कि ये पोर्टफोलियो ट्रैक कर रहे हैं और जो फंड्स के इन्होंने नाम लिए वो काफी समय से अपने बेंचमार्क को नहीं बीट कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो उन्होंने नाम नहीं लिया, एक्सिस ब्लू चिप फंड भी है जो अभी काफी समय से अपनी बेंचमार्क को नहीं बीट कर रहा है। तो मैं सुझाव दूंगा कि उसको भी स्विच करके ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में चले जाएं, जो काफी समय से अपने बेंचमार्क को बीट भी कर रहा है और एक्टिव फंड भी है। इसके अलावा जैसा उन्होंने बोला, DSP मिड कैप, यहाँ से भी आप स्विच करके मेरे हिसाब से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं भी है और एक नई कैटेगरी ऐड हो जाएगी, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में स्विच कर जाएं। SBI स्मॉल कैप फंड से स्विच करके आप SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में चले जाएं, ये भी एक न्यू कैटेगरी है जो आपके पोर्टफोलियो में ऐड होगी। तो ये 3 बदलाव अवश्य करें। इसके अलावा जो आपकी कैलकुलेशन है, जो आप गोल्स की अमाउंट रखी है, अगर हम 15 वर्ष का समय लेते हैं, तो मैंने आपका एग्जिस्टिंग कॉर्पस मुझे आइडिया नहीं था, करीब-करीब आप 24,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, तो 12% का CAGR लेके चलते हैं तो 1 करोड़ 21 लाख बनता है। और अगर हम इसमें 10% का स्टेप अप कर दें, तो केवल ये 24,000 की SIP, 10% का स्टेप अप, 12% का CAGR, 2 करोड़ का लक्ष्य आप आराम से अचीव कर पाएंगे। उसके ऊपर जो आपका एग्जिस्टिंग कॉर्पस है, उस पर भी 12% का रिटर्न लगेगा, तो वो एडिशनल है। तो आप 2 करोड़ का लक्ष्य अचीव कर सकते हैं गौरी जी। और इसके अलावा ये 3 फंड जो आपने बिल्कुल कंसिडर किए थे, इसको आपको स्विच कर लेना चाहिए अच्छे बेटर परफॉर्मिंग फंड में, जो अपने बेंचमार्क को एक्टिव फंड है और अपने बेंचमार्क को भी लगातार काफी लंबे समय से बीट कर रहे हैं। तो ये छोटे-छोटे बदलाव अवश्य करें और आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक है। कोशिश करें जैसा आपने बोला 10% का स्टेप अप हमेशा हर वर्ष अपने एनुअल इंक्रीमेंट SIP में करते रहें। चलिए मयूर जी, सलाह समझ में आ गई, कुछ पूछना चाहते हैं और? मैडम लार्ज एंड मिड कैप में है ना ऑलरेडी कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड मेरे पास है, वो भी 2018 से मैं होल्ड कर रहा हूँ। राइट।
तो वो अभी थोड़े समय के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, हालाँकि उसकी परफ़ॉर्मेंस भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। मैंने आपको एक और फंड बताया एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, वो वाली एसआईपी भी आप इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपके पास एक ही फंड होगा उस कैटेगरी में, जिसमें आपको डाइवर्सिफ़िकेशन का लाभ भी मिल जाएगा और आपके पास 10 फंड हैं, तो ये फंड साइज़ भी काफ़ी कम हो जाएगा। ऑल द बेस्ट मयूर जी। और चलिए और भी सवालों को शामिल करना है शो में, लेकिन उससे पहले एक बार निवेश का गुरु मंत्र हम देख लेते हैं। पंकज जी, आपका निवेश का गुरु मंत्र क्या होगा? ये कविता जी, अक्सर निवेशक हम देखते हैं कि जो अच्छे फंड्स होते हैं, मतलब परफॉर्मिंग भी और आगे के लिए भी उम्मीद अच्छी होती है, उनमें निवेश करते हैं और हम देखते हैं शो पर जो रेकमेंड करते हैं उनमें निवेश करते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि हर अच्छा फंड आपके लिए सूटेबल हो ये जरूरी नहीं है। तो जब भी आप निवेश करें तो पहले तो ये डिसाइड करें, ये पहले जरूर चेक करें कि वो फंड सच में अच्छा है और आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि क्या वो फंड आपके गोल के हिसाब से, आपके प्रोफाइल के हिसाब से सुटेबल है या नहीं है। तो हमेशा निवेशक इस बात का भी ध्यान रखें कि फंड अच्छा होना चाहिए और आपके गोल के लिए वो सुटेबल होना चाहिए। जीत जी। जी, बिल्कुल कविता जी, जैसे कि आपने शो की शुरुआत भी करी थी कि काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि टॉप रेटेड फंड ले लिया तो या टीवी चैनल पे सुन लिया तो वो उनके लिए कस्टमाइज़्ड है। तो मेरी सलाह भी यही है, जैसा पंकज जी भी कह रहे थे, ऐसा आवश्यक नहीं है कि अगर आपने कोई टॉप रेटेड फंड ले लिया, तो वो हमेशा आपको अच्छी रिटर्न्स देता रहेगा। आपको कोशिश करनी है कि जो फंड आपने लिया है, उसके बेंचमार्क से आप हर वर्ष उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करें, इवैल्यूएट करें। अगर वो लंबे समय से अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आप सोच सकते हैं कि उस फंड से एग्ज़िट हो जाएँ और अगर वो कंटिन्यू परफ़ॉर्म कर रहा है, तो आप उस फंड में निवेशित रहें। तो गुरु मंत्र ये है कि आपको अपने फंड के साथ जो बेंचमार्क है, उसके साथ कंपेयर करना है, लगातार उसकी परफ़ॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते रहें, तभी आप उस फंड में बने रहें या फिर एग्ज़िट हो जाएँ। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और सुनील कुमार मेरे साथ अब फोन लाइन पर हैं अपना सवाल लेकर। नमस्कार। नमस्कार मैडम। ओके, आपके पास एचडीएफसी इंडेक्स है और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है और 15 साल में 50 लाख, एक फंड में कर रहे हैं 4,000 की, एक फंड में कर रहे हैं 3,000 की। सर जी ये मैडम। लेने हैं कि ले लिए हैं? मैडम ये ले चुका हूँ अभी 2024 में, फर्स्ट में लिए थे जनवरी में। अच्छा अच्छा। और जी कितने मैडम। साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे सर? 15 साल तक। अच्छा, और 50 लाख का आपने लक्ष्य जो है वो डिसाइड कर रखा है। समय समय पर अगर एसआईपी बढ़ानी होगी तो कर पाएंगे? जी मैडम कर पाऊंगा क्योंकि मैं गवर्नमेंट से वो परफेक्ट, करता हूँ जो। ठीक है, ठीक। ओके, विश्वजीत जी बताइए। कविता जी, ये सवाल शायद पंकज जी के पास है। पंकज जी, आपके पास है सुनील कुमार का सवाल? कोई बात नहीं, सवाल मेरे पास भी नहीं है, पर कोई दिक्कत नहीं है। जो फंड चुने हैं अच्छे फंड हैं। देखिए आपने फंड, हाँ जी। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की आपने बात की, बेहतरीन फंड है और आपका लक्ष्य भी लॉन्ग टर्म है। साथ आपने ये भी कह दिया कि समय के साथ आप क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और बढ़ा सकते हैं एसआईपी को। तो जो एसआईपी का अमाउंट आपने डिसाइड की है वो भी अच्छा है। और देखिए, एक लार्ज कैप फंड है निफ्टी 50 और दूसरा मिड कैप फंड है। और आपने जो लोकेशन किया है, लार्ज कैप में 4,000 और मिड कैप में 3,000 कम रखा है, ये भी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से दोनों फंड के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। इस वक्त पर स्मॉल कैप ऐड करने की सलाह मैं नहीं दूंगा आपको, लेकिन आगे चलकर आप एक मल्टी कैप फंड के जरिए स्मॉल कैप एक्सपोजर ले सकते हैं, या फिर समय अच्छा रहेगा तो स्मॉल कैप भी ऐड कर लें। पर फिलहाल के लिए दोनों स्कीम बेहतरीन है, इनके साथ आप आगे बढ़ते रहें। चलिए, इसी के साथ आज का समय मेरा समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का शो पर शिरकत की और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। और मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते एक बार फिर आपको छोड़ जाते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ और हमारे तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के हैंडल्स के साथ, यूट्यूब पर ख़ास तौर से, क्योंकि आप बहुत दर्शक हमें लाइव शो भी देखते हैं, हमारा प्लेलिस्ट में जाके पुराने शोज़ भी देखते हैं। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़िए तो हम आपके सवालों को शो में शामिल करते हैं।